The topic is replication of the DNA. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए देखा था, तो अब हम उसकी स्ट्रैंड की फॉर्मेशन को देख रहे हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को देखेंगे। अपना डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होती है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन का डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें सिंगल साइट होती है रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल साइट से रेप्लिकेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। अब इसकी अपना हम कहते हैं कि ना सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या होगा डीएनए की रेप्लिकेशन में। तो जब सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना वो है कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना डीएनए के। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो डबल हेलिक्स होता है और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का बना होता है। एक साइड पे 5 प्राइम एंड होता है और दूसरी साइड पे 3 प्राइम एंड होगा। तो जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हमारे डीएनए के हैं उनको हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करने तो उस टाइम हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेपरेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। अब रीज़न क्या है, हम स्ट्रैंड्स को क्यों सेपरेट करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने की वजह क्या है। हम बाइंड जब हुए हुए होते हैं दूसरे के साथ कॉयल हुए हुए होते हैं उस टाइम भी सेपरेशन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम देखें यहाँ मेंशन किया हुआ, जो पॉलीमरेज एंजाइम हमें चाहिए होता है ना रेप्लिकेशन के लिए, जो चेन की एलोंगेशन करवाता है और डीएनए की चेन बनाता है, वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए को यूज़ करता है एज अ टेम्पलेट। तो इसीलिए हमें इस स्ट्रैंड की सेपरेशन करनी पड़ती है एक सिंगल स्ट्रैंड ऑब्टेन करने के लिए। अब हमने स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब जब दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए तो जो सेपरेट हो जाएंगे ना तो वो एक रेप्लिकेशन फॉर्क बना लेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है। अब हमें ना डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए लेकिन वो दोबारा फिर भी तो बाइंड हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है। तो अब उनको सेपरेट कैसे रखना है ताकि हम अच्छे तरीके से रेप्लिकेशन हमारी हो सके। तो सेपरेट कैसे रखना है, कौन कौन सी प्रोटीन्स कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखने के लिए ना डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले है डीएनए प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये इनिशिएशन करती हैं सेपरेशन की, कि मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने में सबसे पहले ये वाली प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। फिर हेलिकेज जो होता है वो स्ट्रैंड्स को अनबाउंड करता है। हेलिकेज भी एक एंजाइम है जो ना अनबाउंडिंग में हेल्प करता है। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं, ये सबसे मेजर फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। आप अगर देखें तो कि ये स्ट्रैंड को अनबाउंड भी रखती हैं। अब अनबाउंड तो कर दिया लेकिन वो दोबारा फिर रिकॉयल हो सकते हैं। अब उनको सेपरेट कौन करेगा, उनको सेपरेट कौन रखेगा अनटिल हमारी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए और न्यू डीएनए डॉटर उसका स्ट्रैंड बन जाए। तो वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती हैं वो उसको सेपरेट रखती हैं। कीप द स्ट्रैंड अनबाउंड एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस से उसे प्रोटेक्ट करेगी ताकि वो कोई डैमेज ना कॉज करें डीएनए को। अब जब रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है ना और जब स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो एक प्रॉब्लम राइज हो जाती है। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सुपर कॉइलिंग। तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं ना वो सुपर कॉइल होने उनकी कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब सुपर कॉइलिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अब हमने उसको प्रिवेंट करना है। अब सुपर कॉइलिंग कैसे प्रिवेंट होगी, क्योंकि अब हम तो एक वो सिंपल सी कॉइलिंग हुई हुई है, जैसे कि हमारी टेलीफोन जो पुराने टेलीफोन्स होते थे पीटीसीएल वगैरह जो उनके वायर्स के अंदर कॉइलिंग होती है उस टाइप की कॉइलिंग है। हम उसको स्ट्रेट कर रहे हैं लेकिन उसको स्ट्रेटन करने से फॉग की फॉर्मेशन से सुपर कॉइलिंग हो रही है। तो इस तरह से हमारी जो रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की वो स्टॉप हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं वो होते हैं टोपोआइसोमरेसिस, ठीक है। टोपोआइसोमरेसिस इनकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टोपोआइसोमरेस एंड द टाइप 2 टोपोआइसोमरेस। अब हम ना पेपर में जो आता है ना टोपोआइसोमरेस 1 और टोपोआइसोमरेस 2 का डिफरेंस आता है, तो अब हम इनको पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। टोपोआइसोमरेस 1 क्या होता है, वो ना अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे एटीपी नहीं चाहिए होता, लेकिन टोपोआइसोमरेस 2 जो होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको एटीपी चाहिए होता है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह प्रिवेंट करेगा सुपर कॉइलिंग को। जब ना जैसे डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो बाइंड हुआ होता है, मैं आप लोगों को इधर बना के बताती हूँ। ये देखिए जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है
ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर एक निक क्रिएट कर देगा, स्पेस क्रिएट कर देगा, डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब ये स्पेस क्रिएट कर देगा तो सुपर कॉइलिंग जो फर्दर इसके अंदर हो रही है, फर्दर कॉइलिंग हो रही है, ये क्या होगा, तो ये जो सेकंड स्ट्रेच होगा ना वो इस निक के अंदर से पास हो जाएगा और वो जो ये हमारा बल आया था, ये कॉइलिंग आई थी, ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसलिए ये फंक्शन परफॉर्म करता है। और टोपोआइसोमरेज 1 जो है ना, ये जो निक क्रिएट हुई थी इसको ना खुद ही ये निक क्रिएट करता है और ना खुद ही इस स्पेस को फिल कर देता है। तो इसको अपने फंक्शन के लिए एटीपी नहीं चाहिए होता, क्योंकि जब ये ऐसे, अब हमने लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा, आप लोगों को याद है से डीएनए स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड और राइबोज शुगर थी और फिर दोबारा फिर फॉस्फेट बॉन्ड था और फिर दोबारा फिर राइबोज शुगर थी। अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब टोपोआइसोमरेज 1 है ना, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वो यही एनर्जी यूज़ करेगा। जब उसने ये निक क्रिएट किया था तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ था, हाई एनर्जी बॉन्ड है, एनर्जी जो होगी वो यहाँ से क्या होगी, रिलीज़ होगी। ये एनर्जी को यूज़ करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा और जब ये निक को फिल करने के लिए स्पेस जब ये फिल करेगा ना, दोबारा फिर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाली एनर्जी को यूज़ करेगा और दोबारा फिर बॉन्ड बना लेगा। और इसको अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, अपने फंक्शन के लिए ये इसका फंक्शन है। लेकिन जो हमारा टोपोआइसोमरेज 2 है ना, उससे अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ना किसकी एटीपी की ज़रूरत होती है। और क्योंकि ये क्या करता है, ये निक क्रिएट कर देता है दोनों, ये इसने सिंगल स्ट्रैंड में क्रिएट की थी और ना ये उसी को फिल करा था, लेकिन ये दोनों के अंदर निक क्रिएट करता है। और सेकंड स्ट्रेच जो होता है ना हमारा डीएनए का, वो इन स्पेसेस में से पास करता है और सुपर कॉइलिंग जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। हाँ जी, तो अब हमने पढ़ लिया टोपोआइसोमरेजेस। आपने इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से करना है, ये पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप पास पेपर्स देखें उनमें आपको पता लग जाएगा। अब हमारी रेप्लिकेशन तो हम कर रहे हैं, अब किस डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन हमेशा जो होती है ना, जो हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं उनमें हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। तो एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। और जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड है ना, दोनों की डायरेक्शन 5' to 3' होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, उसकी जो फॉर्मेशन रेप्लिकेशन हो रही होती है वो होती है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो होता है अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ना पेरेंटल डीएनए का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 to 5 होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, पहले हमने स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिया, फिर हमने सेपरेट करने के बाद वो एक एप्लीकेशन फॉर्क बन गई, फिर हमने उस फॉर्क को मेंटेन कैसे किया, अभी तक हमने ये पढ़ा है। और फिर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमने देख ली। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट तो अभी हमने नहीं की ना, अभी तो हमने फॉक्स मतलब एक टेम्पलेट मतलब से हमने कोई चीज़ बनानी होती है तो हम पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को एक जगह ला के रखते हैं। तो इसी तरह हमने ये किया कि हमने अभी पहले एक मॉडल तैयार कर लिया, हमने ये चीज़ें हमें चाहिए डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। अब हमें एक और चीज़ क्या चाहिए इनिशिएशन के लिए, आरएनए प्राइमर चाहिए, ठीक है। आरएनए प्राइमर चाहिए, जो कैसे ऑब्टेन होगा, आरएनए प्राइमेज से। आरएनए प्राइमेज जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर हमें बना कर देता है, जिसको कहते हैं आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर जो होता है ना, ये ना इनिशिएशन करता है किसकी, रेप्लिकेशन प्रोसेस की। फिर एक प्राइमोसोम जो होता है वो यहाँ पे होता है। प्राइमोसोम क्या होता है, वो आरएनए प्राइमर बनाता है। और आरएनए प्राइमर जो होगा वो लीडिंग स्ट्रैंड में तो जाके एक सिंगल आरएनए प्राइमर चाहिए होता है हमें लीडिंग स्ट्रैंड के लिए, और फिर वो जाके ना फर्दर कंटिन्यू कर देता है रेप्लिकेशन को। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है ना, उसके अंदर ये जो प्राइमोसोम होता है ना, इनिशिएट करता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट की फॉर्मेशन को। कैसे, ये पहले क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, प्राइमोसोम आरएनए प्राइमर बनाएगा, तो फिर वो जाएंगे लैगिंग स्ट्रैंड के पास, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्मेशन को इनिशिएट करेंगे। एंड कीप इट इन माइंड दैट आरएनए नंबर ऑफ आरएनए प्राइमर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। हम लिख लेते हैं, आरएनए प्राइमर इज इक्वल टू ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ आरएनए प्राइमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। हाँ जी, अब हमारे पास इनिशिएशन हो गई, हमने प्राइमर ले लिया, अब हमने उस चेन को इलोंगेट करना है। अब उसकी इलोंगेशन कौन करेगा, चेन की इलोंगेशन पॉलीमरेज
3 करेगा। इलोंगेशन वाला प्रोसेस पॉलीमरेज 3 करेगा। पॉलीमरेज 3 जो होगा, पहले प्राइमर ऐड हो गया, प्राइमर वाले एरिया को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ जाके ये न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर और 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, और हमारी इलोंगेशन जो होगी वो हो जाएगी। फिर जब इलोंगेशन हो जाएगी तो पॉलीमरेज 3 का एक और फंक्शन है कि ये एक्सोन्यूक्लिएसिस के तौर पे वर्क करता है, प्रूफ रीडिंग करता है 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन आप लोगों ने याद रखनी है अच्छी तरीके से। जब ये प्रूफ रीडिंग करेगा तो जो हमारी अननेसेसरी या जो हमें नहीं उस टाइम मतलब वो प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल जो होता है इनकी डेस्टिनेशन तो यही होती है ना कि पहले डीएनए बनेगा फिर आरएनए बनेगा, उन्होंने प्रोटीन ही बनानी है। तो जिस जो एक्स्ट्रा ऐड हुई होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स या कोई जो डेल हुई हुई होती हैं, तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुई होती हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती। जो रॉन्ग एडिशन हुई होती हैं, जैसे जो उनके कम्प्लीमेंट्री नहीं होती, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री बनाता है। जैसे एडेनिन है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर, तो उसके अपोजिट थायामीन होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई थायामीन नहीं होगी, साइटोसिन या गवानीन कोई और ऐड हुआ होगा, तो ये उसके अंदर आके ये एक्सोन्यूक्लियस के तौर पर वर्क करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड निकाल देगा और ना सही बेस ऐड करके वो फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगी। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा, उसे फुलफिल करेगा सही तरीके से। अब हमारे पूरे डीएनए स्ट्रैंड्स बन गए। अब हमने क्या करना है, पूरी चेन्स बन गई, प्राइमर ऐड हुआ, प्राइमर ने आके इलोंगेशन जो होगी वो पॉलीमरेज 3 ने कर दी। अब हमने प्राइमर को एक्सरसाइज करना है, क्योंकि प्राइमर जो था आपने जस्ट रिमेंबर करें, अगर आप दोबारा फिर रिवाइंड करें तो वो आरएनए प्राइमर था, बट वी आर मेकिंग द डीएनए। तो डीएनए बनाने के लिए जो अब हमें जो प्राइमर होगा उसे रिमूव करना पड़ेगा, उसके अंदर जो डीएनए, क्योंकि हमें पता है कि यूरासिल और थायामीन जो होती हैं उनका डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के अंदर। तो जो अब उसके अंदर जो होंगे वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे उसके अंदर कुछ बेसिस जो होंगे उनके अंदर थायामीन प्रेजेंट होगी। अब हमने वो प्राइमर को रिमूव करना है, तो वो प्राइमर को रिमूव करने वाला फंक्शन जो होगा वो पॉलीमरेज 1 परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, वो स्पेस को लोकेट करेगा बिटवीन द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए जो अभी न्यूली सिंथेसाइज हुआ है पॉलीमरेज 3 से, और 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर। और फिर वहाँ आके वो क्या करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो होंगी वो ऐड हो जाएंगे, और ये फंक्शन जो होता है वो पॉलीमरेज 1 परफॉर्म करता है, पॉलीमरेज 1। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये आ गया, लेकिन अब एक स्पेस क्रिएट हुई थी ना, हमने देखा था कि ना अब जो डीएनए लाइगेज है ना ये टेप के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये ना जो स्पेस होगी ना बिटवीन द 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए जो मेड बाय पॉलीमरेज 3 एंड द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए मेड बाय पॉलीमरेज 1 को लोकेट करेगा और इन दोनों एंड्स को एक दूसरे साथ बाइंड कर देगा। अब अभी ये जब आपको क्लियर हो जाएगा, एंड में मैं एक एनिमेशन आप लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, तो होप सो आप लोगों को भी होगा। तो अब आप जब एनिमेशन देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स होंगी ना, एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब हमारी होगी टर्मिनेशन कैसे होगी कि जो सिक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है प्रोटीन की, कौन सी टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस की टू द रेप्लिकेशन टर्मिनेशन साइट्स ऑन द डीएनए और स्टॉप कर देती है मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म। तो ये हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप एनिमेशन देख लें, आप लोगों को पता लग जाएगा।